देख लिया जाए भाई, इसको जल्दी से एक बार ट्राई कर लो। क्वेश्चन ये है, देखो 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस हैं भाई। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 जो कि √10 माइक्रोकुलम है एंड Q2 -25 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड ऑन x एट x = 1 एंड एट x = 4। ठीक है भाई, तो इसका मतलब हमें एक ओरिजिन पहले तो ले लेना होगा और x एक्सिस दिखा दिया। कहाँ कहाँ रखा गया भाई, तो Q1 रखा गया है x = 1 पे। चलो ये x = 1 समझते हैं, 2 समझते हैं, 3 है, 4 है, इस तरह से होगा भाई। 1 2 3 4 हम लोगों ने कोऑर्डिनेट दिखा दिया, कोऑर्डिनेट दिखा दिया। अब इसके हिसाब से काम करेंगे भाई। अब इसके हिसाब से अगर हम लोग दिखाएं, यहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उस तरह से दिखाते चलें, तो यहाँ पे √10 वैल्यू का Q1 जो है √10 वैल्यू का वो यहाँ रख रहे हैं। Q1 जो कि है √10 माइक्रोकुलम। ठीक है, उसके बाद से x = 4 पे रखा है Q2 जो कि है -25, यहाँ पे है -25 माइक्रोकुलम, ये है Q2 ये है। तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दिया है क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट y = 3 मीटर ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे y = 3 मीटर पे, ये 3 है तो 3 इधर, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट पे अगर हम लोग देखें तो y = 3, ये वाला है y = 3 पॉइंट, ये है y = 3 पॉइंट y कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने हैं। जबकि ये 2 चार्ज दिए हुए हैं x = 1 पे, x = 4 पे, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे निकालने हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट y = 3 निकालने हैं। कैसे निकालें भाई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता था भाई, तो एक टेस्ट चार्ज रख करके देख लो। टेस्ट चार्ज मान लो Q0 रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स देखोगे, डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज करते हैं तो मिलता है। या फिर ऐसे कर सकते हो, तो जिसमें हम लोग क्या लिखेंगे भाई, तो फर्स्ट वाले ने कितना फोर्स लगाया और सेकंड वाले ने कितना फोर्स लगाया, डिवाइडेड बाई ये टेस्ट चार्ज करेंगे, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलता है भाई किसी भी पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगा, तो यहाँ पे देख रहे हो कि F1/Q0 करें। मान लो हम लोग F1/Q0, ऐसे थ्योरेटिकल बात, F1/Q0 करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, और F2/Q2 बोले ओनली अगर Q2 चार्ज होता उसका देखते हैं, तो F2/Q0 को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड चार्ज ओनली। तो इसलिए आप चाहें तो इसके आगे आप ये काम कर सकते हो, नेट फोर्स निकालेंगे तब टेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे, या फिर इंडिविजुअल चार्जेस के इंडिविजुअल फील्ड निकालेंगे और वेक्टर सम करें। तो वेक्टर सम चाहे तो आप इंडिविजुअल फील्ड का करें या इंडिविजुअल फोर्सेस का करें, बात एक ही है, क्योंकि फील्ड का मतलब फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज, और फोर्स के लिए नेट निकालो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करो, दोनों का नेट निकालो, डिवाइडेड बाई Q0 करो, या फिर इंडिविजुअली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया और उसको वेक्टर सम में, दोनों में से कोई भी अप्रोच आप कर सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट वाले ने प्रोड्यूस किया, तो ये Q1 है भैया, ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ऐसे, और ये वाला नेगेटिव है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ऐसे, ये तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस करेगा। इन दोनों का नेट हमें निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें निकालने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से अवे प्रोड्यूस करता है भाई, क्योंकि यहाँ पे जब भी टेस्ट चार्ज रखोगे Q0, तो ये वाला क्या करेगा भाई, तो ये वाला इसको रिपेल करेगा, क्योंकि ये जो Q1 चार्ज है ये पॉजिटिव है, √10 वैल्यू का है, पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में E1 प्रोड्यूस होगा, E1 ऐसे प्रोड्यूस होगा, और ये E2 ऐसे प्रोड्यूस होगा, सेकेंड वाले ने E2 प्रोड्यूस किया। इन दोनों के बीच में जो भी एंगल होंगे उसके हिसाब से हम लोगों को काम करने होंगे। एक तो ये मेथड, तो इन दोनों के बीच में एंगल पता नहीं है आपको। अब यही तो यहाँ ट्रिक है, यही यहाँ पे ट्रिक है कि आपको डायरेक्ट एंगल नहीं दिया हुआ है, आपको निकालना है, 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जहाँ चार्ज रखें। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भाई? तो यहाँ पे देखो क्या कर सकते हो आप, ये वाला वैल्यू 3 है, ये y कोऑर्डिनेट जो है वो 3 है, ये दिया हुआ है 3, ये वाला 1 है, और ये वाला पूरा जो है वो 4 है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आपको एंगल नहीं दिया हुआ है, ना ही ये सेपरेशन दिया हुआ है कि डायरेक्ट आप लिख सकें, ना ही ये सेपरेशन दिया हुआ है, आपको कोऑर्डिनेट्स 2 दिए हुए हैं और ये कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है जहाँ पे निकालने हैं। क्या करेंगे हम लोग, तो भैया इसका तो रिपल्सिव फील्ड लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसने रिपेल किया,
रिपेल किया तो चाहे तो आप ये काम कर सकते हैं, जब आपको डायरेक्ट नहीं पता है तो हम लोग क्या करें, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लें, तो हम लोग समझ सकते हैं भाई कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो फर्स्ट वाले प्रोड्यूस किए हैं वो कितने एंगल पे प्रोड्यूस किए हैं, उस हिसाब से मान लो ये कुछ भी एंगल है अल्फ़ा 1, एक्स एक्सिस से मान लो इधर ये अल्फ़ा 1 एंगल बनाया, तो इसको हम लोग आई जे में रिजॉल्व करके लिख सकते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को। सिमिलरली ये वाला जो कर रहा है ये भी मान लो हम लोग बोलें कि ये अल्फ़ा 2 एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये अल्फ़ा 2 एंगल बना रहा है, तो इसका भी हम लोग E2 को रिजॉल्व करके लिख सकते हैं, E2 cos अल्फ़ा 2 आई कैप में और E2 sin अल्फ़ा 2 माइनस जे कैप में। तो इसको भी आई जे में लिख दिया, इसको भी आई जे में लिख दिया, काम खत्म। फिर आई को आई के साथ, जे को जे के साथ कर देंगे, वो ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि आपको ये कोऑर्डिनेट पता है तो आप ये सेपरेशन निकाल सकते हैं। आपको तो यूज़ करना पड़ेगा, सेपरेशन निकालने के लिए तो आपको यूज़ करना पड़ेगा क्या भाई, तो ये 3 है और ये 1 है, ये 3 है और ये 1 है, तो ये वाला कितना है भाई, तो ये वाला सेपरेशन R1 कितना है, तो R1 हो जाएगा अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 1 दैट इज अंडर रूट 10। R1 का वैल्यू है अंडर रूट 10। अच्छा भाई, उसी तरह से ये अगर R2 वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये वाला 3 है, ये वाला 4 है, तो अगर R2 वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 16 25, और 25 का मतलब है 5। तो R1 R2 हम लोग निकाल लिए। अब इसका यूज़ कर सकते हैं, दोनों का फोर्स हम लोग E1 E2 लिख सकते हैं भाई आई जे में। अच्छा भाई, आई जे में लिखने के लिए अब आपको और भी ज़रूरत होगा कि ये अल्फ़ा कितना है, ये कितना एंगल है, तो भैया अल्फ़ा कोई 30 डिग्री और 60 डिग्री वाला तो एंगल है नहीं, 30 और 60 डिग्री के हिसाब का तो एंगल है नहीं, तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये अल्फ़ा 1 कितना है भैया, तो ये अल्फ़ा 1 वही है जो ये वाला अल्फ़ा 1 है। बोलो भाई बोलो, ये वाला अल्फ़ा 1 वही, ये लाइन तो एक ही है ये लाइन, और ये जब एक्स एक्सिस के पैरेलल ले लिया है तो ये दोनों पैरेलल लाइन हुए, ये ट्रांसवर्स लाइन हुए, ये अल्फ़ा 1 है तो ये भी अल्फ़ा 1 है। और ये अल्फ़ा 1 का कॉस वैल्यू अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम लोग, देखो कॉस अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू, कॉस अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू बेस है 1 और डिवाइडेड बाई ये वाला कॉस में होता है भाई बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है कितना भाई, तो हाइपोटेन्यूज था √10, तो 1/√10। ये कॉस अल्फ़ा का वैल्यू है 1/√10। सिमिलरली अगर साइन अल्फ़ा की ज़रूरत पड़े तो वो भी आप लिख सकेंगे, साइन अल्फ़ा 1 की वैल्यू ज़रूरत पड़े तो ये 3 डिवाइडेड बाई √10, 3 डिवाइडेड बाई √10, ऐसा अगर साइन की ज़रूरत पड़ी तो ये काम कर सकते हैं। ठीक है भाई। सिमिलरली अगर हम लोग उधर बात करें अल्फ़ा 2 की, तो हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं भाई ये अल्फ़ा 2 ये है, अगर ये अगर अल्फ़ा 2 है तो इसके पैरेलल ये लाइन है, तो ये वाला भी अल्फ़ा 2 हुआ भाई, और ये जब अल्फ़ा 2 हुआ तो हम लोग कॉस अल्फ़ा 2 लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा 2 भी लिख सकते हैं, पता नहीं कब क्या ज़रूरत पड़े, तो कोई बात नहीं, कॉस अल्फ़ा 2 लिख कर रखें, तो कॉस अल्फ़ा 2 हो जाएगा बेस ये 4 और डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज जो कि है 5, तो कॉस अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस है हमारा कितना 4 और हाइपोटेन्यूज है 5, 4/5 लिख सकते हैं। सिमिलरली साइन अल्फ़ा 2 का ज़रूरत पड़े अगर तो साइन अल्फ़ा 2 को भी लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा 2 को क्या लिखेंगे भाई, तो साइन अल्फ़ा 2 को लिखेंगे ये 3 डिवाइडेड बाई 5, तो ये साइन अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा 2 भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। चलो भाई, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में अब हम लोग लिखेंगे भाई कि ये हो गया E1 और प्लस है E2, E1 प्लस E2, E1 और प्लस E2 काम करने हैं। ठीक है भाई, तो अब E1 का वैल्यू लिखें और E2 का वैल्यू लिखें, बताओ भाई कितना हो जाएगा। तो E1 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो जो चार्ज दिए हुए हैं भाई Q/4πr² होता है फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई 4πε0 सेपरेशन स्क्वायर, ऐसा होता है, या K' Q/r² होता है, वैसे भी लिख सकते हैं K' 1/4πε0 और Q/r², ऐसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन जनरल, तो उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 जो कि है भाई कितना, तो चार्ज है हमारा, वैल्यू दिया हुआ था चार्ज का कितना √10, तो √10 डिवाइडेड बाई √10 इंटू K' लिख देता हूँ अपॉन R1², R1² का मतलब क्या हुआ √10 का ही स्क्वायर, बोलो R1 क्या था √10 था, Q1 क्या था √10 था, Q1 का वैल्यू ही दिया हुआ था √10, तो ये हो गया।
लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 cos अल्फा 1 माइनस जे कैप माइनस आई कैप, cos अल्फा 1 माइनस आई कैप, ये लिखेंगे E1 cos अल्फा 1 माइनस आई कैप और E1 sin अल्फा 1 जे कैप। साइन अल्फा 1 जे कैप, ऐसा काम करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, ये तो हो गया E1 की बात। अब E2 की भी तो बात करने पड़ेंगे। तो E2 को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये है E2, इसका कॉस वाला है आई कैप में, तो E2 कॉस अल्फा। तो E2 क्या है भाई, तो चार्ज है 25 माइक्रो, तो 25 डिवाइडेड 25 KS अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर था, R था वैल्यू कितना 5 था, R का वैल्यू था 5, R2 था 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। और ये जो है हमारा E2 cos अल्फा 2, cos अल्फा 2 आई कैप में, E2 cos अल्फा 2 आई कैप में और E2 sin अल्फा 2 माइनस जे कैप में। तो E2 हो गया sin अल्फा 2 और ये किधर आया भाई, तो माइनस जे कैप में आया। E2 cos अल्फा 2 आई कैप में, E2 sin अल्फा 2 माइनस जे कैप में। बस ये काम अब आपको कर रहे हैं। साइन अल्फा 2 cos अल्फा 2 साइन अल्फा 1 cos अल्फा 1 सब तो आपको मालूम है, सब तो निकाल चुके हैं। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो जेई में थोड़ा सा आ जाता है, कभी कभी नीट में भी आ सकता है कैलकुलेशन बेस्ड। कोई क्वेश्चन होते हैं भाई, नीट वाले भी मान करके चलें कि 40% जो क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स में वो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। इसलिए आप सोचेंगे कि इन्फॉर्मेटिव बायो की तरह या केमिस्ट्री की तरह मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। और केमिस्ट्री में भी, फिजिकल एजुकेशन में भी कैलकुलेशन बेस्ड आ जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए वो सबका ध्यान रखना होगा। तो ये ऐसा आ गया। इसका आंसर भी हम लोग चाहें तो देख सकते हैं। फिलहाल हम लोगों ने किया क्या, वो पहले एक बार फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ भाई, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। हमने क्या किया भाई, क्वेश्चन में दिया था कि एक चार्ज यहाँ है x=1 पे, एक x=4 पे है, यहाँ वाला पे √10 माइक्रोकुलम है, यहाँ वाला पे -25 माइक्रोकुलम है। माइनस था इसलिए इसने अट्रैक्ट किया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अपनी तरफ लिख देंगे, और जो अगर पॉजिटिव होता तो रिपेल करता है, इसलिए इस डायरेक्शन में लिख दिया। अब इस वेक्टर को भी रिप्रेजेंट करने होंगे, इस वेक्टर को भी रिप्रेजेंट करने होंगे। रिप्रेजेंट करने के लिए cos अल्फा sin अल्फा की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए पहले ही निकाल के रख लिया कि ये E1 है, तो ये भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल लिया, तो ये इससे कितना एंगल बनाया, तो हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसको रिजॉल्व करके लिख पाएँ ऐसा हिसाब बना लिया, इसको भी रिजॉल्व करके लिख पाएँ ऐसा हिसाब बना लिया। और अब हमने E1 + E2 करने हैं, तो E1 को लिख दिया E1 cos अल्फा 1 माइनस आई कैप, E1 cos अल्फा 1 माइनस आई कैप, और E1 sin अल्फा 1 जे कैप, E1 sin अल्फा 1 जे कैप, ये देख लिया। और सिमिलरली E2 cos अल्फा 2 आई कैप में लिखेंगे, E2 cos अल्फा 2 आई कैप में लिखेंगे, और E2 sin अल्फा 2 माइनस जे कैप में लिखेंगे, वो माइनस जे कैप में लिखेंगे। जितना आई आएगा इसका cos अल्फा sin अल्फा सबका वैल्यू रख देंगे, जो वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन करना होगा। बाकी इसमें क्या किया है वो भी आप देख लें भाई। ऑप्शन इस तरह से IJK में है, देखो इसने क्या किया हुआ है, Q1 √10 माइक्रोकुलम, Q2 -20 माइक्रोकुलम, -25 माइक्रोकुलम। ठीक है भाई, इसने क्या किया है, तो यहाँ थीटा और ये अल्फ़ा लिया हुआ है। देखो इसने रिपेल किया है इसे E1, इसने अट्रैक्ट किया E2, वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने अल्फ़ा 1 लिया था, ये थीटा अपना एंगल ले लिया हुआ है, थीटा तो यही थीटा हो जाएगा, और ये अल्फ़ा तो ये अल्फ़ा भी हो जाएगा, अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा हो जाएगा। इस तरह से E1 का वैल्यू निकाला गया Q1/4πr², और Q1 का ये KS का वैल्यू रख दिया गया, और ये वैल्यू रख दें तो मिल जाएगा हमें। तो वैल्यू ये पहले से कैलकुलेट कर लिया, हम लोग वहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। E2 का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया गया, ठीक है भाई। और cos थीटा यानी कि cos अल्फ़ा 1 और sin थीटा cos अल्फ़ा और sin अल्फ़ा दोनों का वैल्यू निकाल लिया। नेट फील्ड जो होगा वो E1 + E2 होगा, इसलिए यहाँ पे देखो लिख रहा है कि E1x माइनस आई कैप, E1x माइनस आई कैप, और E1y जे कैप, E1y जे कैप, E2x माइनस आई कैप, E2 का x कंपोनेंट आई कैप में रहेगा, और E2y कंपोनेंट माइनस जे कैप में रहेगा। वैल्यू रख दिया, x कंपोनेंट जो है तो -E1 cos थीटा 1, ठीक है, माइनस आई कैप था और E1 cos थीटा, तो इस तरह से इनका वैल्यू रख लिया। अब E1 का भी वैल्यू रखा, cos थीटा का वैल्यू रखा, E2 का वैल्यू रखा, और cos अल्फ़ा का वैल्यू रखा। इस तरह से तो कैलकुलेशन तो वही करने ही पड़ेंगे, कैलकुलेशन तो करने ही होंगे, समझ गए। तो कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं, उसके लिए आपको तैयार रहने चाहिए,
उसके लिए तैयार रहने चाहिए। ये आ सकता है ऐसे। बोलो भाई ठीक है, आगे बढ़ें। ऑनलाइन वाले बोलो भाई आगे बढ़ें। दिख रहा है क्लियरली? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिटरमिन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। और जरा सारे लोग जो भी आप कर रहे हैं तैयारी, आप जेई का कर रहे हों या नीट का कर रहे हों, जिसकी भी तैयारी आप कर रहे हों, मैं ये बता दूं कि आपका एक टेस्ट जो है वो फुल सिलेबस टेस्ट होली के ड्यूरेशन में लेंगे। होली 18th 19th को है, तो मोस्ट प्रोबेबली 17th या 18th को, मतलब कल या परसों में लेंगे। आपकी जो भी तैयारी है वो नहीं पता, फुल सिलेबस टेस्ट रहेंगे कंप्लीट। 11th 12th 11th 12th 11th 12th 11th 12th 11th 12th 11th 12th सब। किसी का कोई पोर्शन वीक है, किसी का कोई पोर्शन स्ट्रांग है, उससे मतलब नहीं है, वो पूरा टेस्ट आपको देना है। देखना चाहते हैं कि क्या अभी स्टेटस है। ये पता है कि कुछ टॉपिक अभी कवर नहीं हुए हैं, अभी चल रहे हैं, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। बट अभी के कंडीशन में आपका क्या कंडीशन है वो तो जाने ओवरऑल, उस हिसाब से आगे का हम लोग सेटिंग करेंगे, टेस्ट पैटर्न बनाएंगे और टॉपिक का भी हम लोग काम करेंगे। तो फिलहाल ये है कि ये एक टेस्ट आप फुल सिलेबस टेस्ट देंगे, और ये फुल सिलेबस टेस्ट बिल्कुल जो जेई मेन पे बेस्ड होगा और जो नीट वाले हैं वो नीट पे बेस्ड होगा, पैटर्न वही, ठीक है, उसी पैटर्न पे टेस्ट होगा, ये आपको देने हैं फुल सिलेबस। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है अभी। ऐसे भी आपको बीच बीच में फुल सिलेबस टेस्ट अब देने ही चाहिए सबको। इसका रीज़न भी है, रीज़न ये है कि ऐसा ना हो कि 4 चैप्टर पढ़ रहे हो, 4 चैप्टर में ही माइंड घूम रहा है और दूसरे जो पहले पढ़ा था, 6 महीने पहले पढ़ा था, वो माइंड से निकल रहे हों। वैसा नहीं होना चाहिए। आपको पूरे सिलेबस पे भी नज़र रखने हैं और पूरे सिलेबस में जो मेरा वीक पॉइंट है उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करने हैं। जो स्ट्रांग है थ्रू रिवीजन वो स्ट्रांग ही रहे। तो इसके लिए ज़रूरी है ना कि जो स्ट्रांग चैप्टर थे आपके उसको बीच बीच में रिवाइज़ किया जाए, रिवाइज़ करें। नहीं तो पता चलेगा बुक 1 पढ़ रहे हैं तो बुक 2 निकल रहा है माइंड से, बुक 2 पढ़ रहे हैं बुक 1 निकल रहा है माइंड से, इतने सारे सिलेबस हैं। तो सबको माइंड में रखने का मतलब ये है, देखो टारगेट कर रहे हैं एग्ज़ाम को, तो चाहे जो भी आपका एग्ज़ाम टारगेट हो, इसमें मान के चलो कि 50% आपके स्ट्रॉन्ग हैं चैप्टर्स, 30% वीक हैं चैप्टर्स, 20% तो बिल्कुल नील टाइप हैं, मान लेते हैं, ऐसा ही तो होगा। अरे 50% चैप्टर्स जो हैं वो दिमाग में हैं, ठीक ठाक हैं, अच्छा है, और इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। 30% अपना वीक है, इसको ठीक करने हैं। और ये जो है ऑलमोस्ट कभी पढ़ा था 1 साल पहले, आज के टाइम में 10% याद है। तो इससे जब क्वेश्चन आएंगे तो आपके बनने के चांस बहुत कम हैं, नहीं बन सकेंगे। तो आपको क्या करने हैं, ये है, इसको भी स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग है, इसको स्ट्रॉन्ग मेंटेन करने हैं। जो स्ट्रॉन्ग है उसको स्ट्रॉन्ग मेंटेन करने हैं, और ये जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने हैं, और ये जो नील है इसको भी स्ट्रॉन्ग बनाने हैं, ये काम करने हैं। तो अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग बनाने लग गए और इसको नहीं किया तो ये वीक हो जाएगा, ये थोड़े टाइम में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसको बनाने लग गए तो ये वीक तो था ही, ये वाला भी वीक होने लग जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि पार्शियली हमारा सिलेबस स्ट्रॉन्ग रहे और पार्शियली वीक रहे, तो फिर आपका पर्पस डिफीट हो जाएगा। आप कितना भी मेहनत करेंगे, कुछ पोर्शन पे मेहनत करेंगे, कुछ पोर्शन पे मेहनत करेंगे, बाकी पोर्शन को ओवरलुक करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप ये सोच रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये तो मेरा है ही, अरे भैया ये आपका अभी है, जरूरी नहीं कि 3 महीने बाद भी रहेगा आपका। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सब पे ध्यान दें। स्ट्रॉन्ग है तो कोई बात नहीं है, इसको हम लोग मान लो 20% ऑफ द टाइम पढ़ेंगे, चाहे वो PCBM कुछ भी हो। 20% टाइम स्ट्रॉन्ग के लिए होना चाहिए आपके डेली रूटीन में,
या वीकली रूटीन में 20% टाइम शुड बी गिवन टू ए स्ट्रॉन्ग चैप्टर। किस चीज़ के लिए भाई? रिवीजन करने के लिए। उसको रिवाइज करते रहें, उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, रिवाइज ज़रूर करते रहें इसके। और इसका रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका है भाई कि जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या जहाँ भी अंडरलाइन किए हैं उनको थोड़ा देख लें और फुल सिलेबस टेस्ट दें। फुल सिलेबस टेस्ट देने से क्या होता है, सारे आते हैं तो जो स्ट्रॉन्ग है वो बनेंगे ही, उसी बहाने कॉन्सेप्ट रिकॉल्ड हो जाएंगे और थोड़े बहुत आप रिवीजन करते चल रहे हैं। तो ये टच में होना चाहिए और इस पे वर्क होना चाहिए, इन दोनों पे भी वर्क धीरे धीरे होना चाहिए। तो ये 20% टाइम पढ़ेंगे, जो वीक है उसको हम लोग मान लो 30% टाइम पढ़ेंगे या 40% टाइम पढ़ेंगे जो वीक है, और बाकी ये जो है ये भी हम लोग 40% टाइम पढ़ेंगे। मतलब आपका वीकली शेड्यूल इस तरह से होना चाहिए कि अगर 10 घंटे डेली पढ़ते हैं तो 10 घंटे में 1 से 2 आवर जो हैं वो स्ट्रॉन्ग पढ़ने हैं, स्ट्रॉन्ग रिवाइज करने हैं या फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं। और 3 से 4 आवर्स मान लो अगर हमने वीक को दिया है तो 3 से 4 आवर हम लोग ये नील वाले को भी देने हैं, क्योंकि इन दोनों को स्ट्रॉन्ग करने हैं और ये स्ट्रॉन्ग है उसको मेंटेन करने हैं। ये काम जब तक आप नहीं करेंगे लास्ट के 4 मंथ तब तक आप बैलेंस नहीं बना पाएंगे। टारगेट है तीनों को स्ट्रॉन्ग करना, तभी एग्ज़ाम देंगे तो रिजल्ट आएगा अच्छा। नहीं तो आप वर्क करते रहो, कभी ये वाले पार्ट पे कर रहे हैं वर्क तो वो जा रहा है, कभी ये वाले पार्ट पे कर रहे हैं तो वो जा रहा है, तो इस तरह से नहीं होगा बात। इसलिए फुल सिलेबस टेस्ट तो आप अपने आपका रेगुलर रूटीन में आ जाना चाहिए कि एवरी संडे या 15 डेज पे हमें फुल सिलेबस टेस्ट देना है और उसका एनालिसिस करना है। खाली देना नहीं है, खाली देना भी सॉल्यूशन नहीं है। आप 3 आवर का टेस्ट दें तो इसमें 6 आवर इसके एनालिसिस में लगाएं। 3 आवर का टेस्ट दिया अगर तो इसमें कुछ क्वेश्चंस जो होंगे, जो स्ट्रॉन्ग वाले पोर्शन हैं वो तो आपके हो ही जाएंगे, जो वीक वाले हैं उसका देखो सॉल्यूशन, समझने की कोशिश करो। उसमें जो भी नए पॉइंट्स मिले उसको मिस्टेक कॉपी एक बनाया होगा आपने या शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंट कॉपी, मिस्टेक कॉपी में लिख लेना चाहिए। जो भी न्यू पॉइंट्स मिल रहे हैं या जो भी भूलने वाला चीज़ होता है उसको लिख लेना चाहिए, ताकि ये मिस्टेक कॉपी लास्ट एग्ज़ाम के पहले रिवाइज करना होता है, वीक 10 डेज पहले रिवाइज करके उन सारे जो हमने मिस्टेक्स किए हैं लास्ट 5-6 मंथ में वो आपके माइंड में फिर से आ जाए, ताकि वो चीज़ आए तो वो फिर मिस्टेक ना बने। और जो कुछ भी न्यू बात सीखे हैं आपने, चाहे इसमें से सीखे, इसमें से सीखे, इसमें से सीखे, वो भी इसमें पुट होना चाहिए। तो टेस्ट देना जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका एनालिसिस। और एनालिसिस में आप देखो कि किस टॉपिक का हमारा वीक पढ़ रहा है, ताकि वो वीक वाला को टारगेट कर सकें, नील वाले को टारगेट कर सकें। इसलिए आपको वीक 10 डेज में तो देना ही है, चाहे इंस्टीट्यूट ले टेस्ट या आप खुद करें टेस्ट। प्रीवियस ईयर उठा लिया, प्रीवियस ईयर 15 ईयर्स तो सबके पास होता है भाई, उसका उठा लिया, कोई भी एक दे दिया। या मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट भी मार्केट में खूब मिलता है, 10 मॉक टेस्ट के बुक मिलते हैं, नीट बेस्ड, जेई बेस्ड। तो आप चाहें तो मॉक टेस्ट उठा लिए, फिर एक बार रियल जो प्रीवियस ईयर था 2014 के उठा लिया, 2013 के कभी उठा लिया। इस तरह से आप करते जाएंगे। ये 15 और ये इतना तो आपको करने पड़ेंगे। अब सोच लो ये 25 टेस्ट हमें करने हैं और उसका एनालिसिस भी करने हैं। तो मॉक टेस्ट का एक बुक लेकर के जिसमें सोल्यूशन भी साथ होता है, या प्रीवियस ईयर वाला जो क्वेश्चंस होता है, प्रीवियस ईयर आप करते हैं चैप्टर वाइज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, अच्छा भाई इसके प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं, वो तो आप करो, वो तो कोई बात नहीं है, वो तो आपका स्टडी है, वो कर रहा हूँ, वो करना है। लेकिन ये जो टेस्ट है ना, वो टेस्ट को टेस्ट की तरह दें। प्रीवियस ईयर मान लो 15 ईयर्स की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं 15 ईयर का टेस्ट दूंगा ही तो अपने आप आ जाएगा। तो टेस्ट के थ्रू देंगे, टेस्ट जैसे देंगे तो आपका एग्ज़ाम देने का टेम्परामेंट भी बनेगा, कैसे टाइम मैनेज होता है वो भी सीख मिलेगी, पूरे सिलेबस पे नज़र भी रख पाओगे, वीक एरिया को फाइंड भी कर पाओगे, उस पर वर्कआउट कर पाओगे। इसलिए सैम्पल टेस्ट, मॉक टेस्ट देना, प्रीवियस ईयर टेस्ट के फॉर्मेट में देना, 3 आवर्स कंप्लीट टेस्ट देना, ये बहुत फैक्टर वाइज इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि इंस्टीट्यूट ही टेस्ट लेगा, ये तो इंस्टीट्यूट तो लेगा टेस्ट, वो अलग चीज़ है, लेकिन नहीं भी अगर लेगा तब भी आपको देना ही चाहिए। जो नहीं देंगे वो काम नहीं बनेगा। ठीक है भाई। तो आपका एक टेस्ट तो मैं ये
कल या परसों में, चाहे आप यहाँ बायो पढ़ते हो ना पढ़ते हो, केमिस्ट्री कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता है, अगर उससे मतलब नहीं है, सब देना है, सारे टेस्ट पूरे सिलेबस के देने हैं। चलो देखो भाई, डिटरमिन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमें बताने हैं इस सिस्टम के। प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस, चार्जेस जो हैं प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। तो भाई ये फिगर है और इसमें हमें बताने हैं। तो देखो इसका नेट डाइपोल निकालने के 2-3 मेथड हो सकते हैं, 2-3 तरीके से आप सोच सकते हैं। कैसे भाई? तो देखो फर्स्ट मेथड तो ये सोच सकते हो कि मैं, जैसे केमिस्ट्री में होता है भाई, यहाँ -q 2q चार्ज है, यहाँ पे +q, यहाँ +q है, तो -2q हो तो इसको हम लोग -q और -q ऐसा समझ सकते हैं कि एक -q है और दूसरा भी -q है, दोनों एक साथ ही हैं, इसलिए ओवरऑल -2q है, इसलिए ओवरऑल -2q है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 2 चार्ज हमने समझ लिया, -q। अब एक -q को इसके साथ अटैच कर दो तो ये एक हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, एक -q +q ये भी हो गया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्योंकि आपको पता है भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है एक, जितना निगेटिव है उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, जो कि निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्टेड होता है और वैल्यू होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन। ये तो इतना आपने रिवाइज किया हुआ है भाई, बिना रिवाइज किए हुए काम नहीं बनेगा, इसलिए आपको भेज दिया था 2 दिन पहले, भाई आप रिवाइज कर लें। तो वीक में अगर 3 क्लास लाइव ले रहे हैं तो बाकी 3 दिन आपको रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा और वो आपको फॉलो करते चलना है। तो ये एक डाइपोल मोमेंट, ये एक डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट को मान लो P1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये अगर P2 है, दोनों का वैल्यू सेम है Q × L Q × L। ठीक है भाई, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो हम लोग वेक्टर सम करके नेट डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा भाई? तो नेट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा P1 डाइपोल मोमेंट प्लस P2 डाइपोल मोमेंट, जो कि दोनों सेम वैल्यू के हैं। तो ये वाला हो जाएगा कितना भाई? तो दोनों 60 डिग्री पे है, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं भाई, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस P1 P2 और cos phi, cos 60 डिग्री, ऐसा डाल सकते हैं भाई। तो इससे क्या होगा? तो ये वाला P² P1 भी P है और P2 भी P ही है, दोनों का वैल्यू सेम है Q × L, दोनों का वैल्यू सेम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं भाई P² प्लस P² प्लस 2PP cos 60 डिग्री हाफ। तो इससे क्या हो जाएगा भाई? तो ये हाफ से ये और √3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि √3 टाइम्स P हो जाएगा। नेट डाइपोल मोमेंट इज, नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा √3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि √3 टाइम्स Q × L, √3 टाइम्स Q × L ऐसा हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? नंबर 1 मेथड ऐसे हो सकता है। एक और मेथड जरा आप करें भाई, एक और मेथड होता है इसका, समझ सकते हैं हम लोग। -2q यहाँ है, +q यहाँ है, +q यहाँ है, ध्यान से समझना, +q यहाँ पे है इस तरह से। तो इन दोनों +q को, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो इस दोनों को इफेक्टिवली हम लोग समझ सकते हैं कि इसके सेंटर पे है 2q। सेंटर ऑफ मास जैसे होता है वैसे ही सेंटर ऑफ चार्ज, एक q यहाँ एक q यहाँ, तो समझ लेंगे इफेक्टिवली 2q यहाँ पे, m सेंटर ऑफ मास पे 2m। तो अगर ऐसा समझ लेते हैं तो इस कंडीशन में हम लोग ये दोनों चार्ज को यहाँ समझ सकते हैं, और यहाँ पे -2q है, यहाँ पे +2q है, डाइपोल मोमेंट हो गया, दोनों के बदले में एक ही जगह रख दिया, ये हो गया डाइपोल मोमेंट। अब इस डाइपोल मोमेंट का वैल्यू निकालना चाहते हैं, इस डाइपोल मोमेंट का हम लोग वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो ये डाइपोल मोमेंट हो जाएगा तुम्हारा नेट डाइपोल मोमेंट, और वो होगा चार्ज मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन। और चार्ज कितना है भाई? तो 2q है, 2q -2q यानी कि 2q चार्ज है, और सेपरेशन कितना है? ये वाला, तो ये वाला L, ये वाला L, तो ये वाला होगा कितना भाई? तो ये वाला हो जाएगा √3/2L, ये वाला हो जाएगा √3/2L। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और √3 टाइम्स Q × L हो जाएगा। आप सोचेंगे ये वाला कैसे √3/2L हो गया भाई? तो ये तो होता ही है √3/2L। देखो कैसे भाई, ये वाला L है, ये वाला L/2 है, तो ये वाला वैल्यू हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं। ये L' बोले अगर तो L' का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे भाई? तो ये L' का वैल्यू हो जाएगा √(this² - this² मीन्स L² - L/2 का होल स्क्वायर मीन्स L² / 4, और इससे मिल जाएगा
4 एलसीएम लेंगे तो 4l स्क्वायर माइनस एल मीन्स 3l स्क्वायर अपॉन 4 का अंडर रूट, इसलिए ये क्या मिला तो √3/2l मिलेगा। तो ये √3/2l डालेंगे तो इससे भी हमें मिल जाएगा। डायरेक्शन किधर होगा वो तो दिख रहा है, डाउनवर्ड में, डायरेक्शन तो दिख रहा है हमें, डाउनवर्ड में होगा। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, नोट करना चाहो नोट कर लो भाई। चाहे तो इंडिविजुअली हम लोग डाइपोल मोमेंट बना लें और उसको वेक्टर सम कर लें, या फिर समझे सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कहाँ है वहाँ पे पूरा पॉजिटिव चार्ज समझे, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे पूरा नेगेटिव चार्ज समझ लें और इससे भी निकाल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है जैसे लगता है कि ये वाला चैप्टर तो बहुत पढ़ा था लेकिन अभी हो नहीं रहा है क्वेश्चन। बहुत ज़रूरी है पूरे चैप्टर पे नज़र रख करके और अपने वीकनेस को दूर करते हुए पूरे सिलेबस को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए और एक टेम्परामेंट सेट किया जाए कि टेस्ट कैसे देना होता है, टाइम मैनेज कैसे होना होता है। इसलिए इन सब का बहुत मेन एक तुम्हारा सोल्यूशन है कि खूब सैम्पल पेपर देना। सैम्पल पेपर एवरी संडे दे रहे हो मान लो, और बीच में जो 6 डेज़ टाइम मिलते हैं उसमें आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं, या कोई भी वीक में एक दिन ट्यूसडे है मान लो तो ट्यूसडे ही ऑफ कर लिया, तो ट्यूसडे हमें एवरी ट्यूसडे एग्ज़ाम देने ही हैं, चाहे वो फुल सिलेबस दें या मॉक टेस्ट दें। उससे हमें पता लगता रहेगा कौन सा चैप्टर हमारा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक होता जा रहा है। तो वीक को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करते जाओगे। चाहो तो एक पेज लिख सकते हो कि पेज जो है ना वो रजिस्टर का 2 पेज लगा दिया और उसमें हम लोग फिजिक्स के सारे चैप्टर के नाम लिख दिए, केमिस्ट्री वाले, मैथ वाले, बायो वाले, अपना जो लिखना है चैप्टर का नाम लिख दिया और उसमें लिख दिया एस मतलब स्ट्रॉन्ग, ये वाला हमारा अभी वीक है, ये हमारा अभी बहुत वीक है, एक्सट्रीमली वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है। और आपको जहाँ स्ट्रॉन्ग है उसको तो भाई फुल सिलेबस टेस्ट देते रहो और रिकैप थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट से करते रहो, और जो भी वीक है उसको अब बाकी 6 डेज़ ऑफ द वीक में उनको ठीक करें। या ट्यूशन चल रहे हैं तो ट्यूशन में एक एक करके चैप्टर चल ही रहे हैं, तो हर सब्जेक्ट में वीक एरियाज़ को धीरे धीरे, और जहाँ वीक लिखा हुआ था उसको जब उसको रिवाइज़ कर लिया ठीक से तो उसको कट करके वहाँ स्ट्रॉन्ग लिख देंगे। ऐसे करके सारे W जो है ना रिप्लेस हो जाना चाहिए स्ट्रॉन्ग से 1 महीने पहले तक, एग्ज़ाम के 1 महीने पहले तक। 1 महीने पहले आप बिल्कुल क्लियर हो जाए, मीन्स अप्रैल लास्ट तक या मई मिड तक सारे जो लिखे हुए हैं जहाँ जहाँ वीक था वो कट करके स्ट्रॉन्ग हो जाए, जहाँ नील था वो भी कट होके स्ट्रॉन्ग हो जाए। ऐसा आप धीरे धीरे कर जाएंगे। जब उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट जो देंगे तो उसमें अपने आप मार्क्स ज़्यादा आने लग जाएंगे, टाइम भी मैनेज होने लग जाएगा। ये सब तो करने पड़ेंगे। सीधा सुस्त हो गए, हाँ भाई एडमिशन ले लिया, हो रहा है फिजिक्स, बायो तो मेरा स्ट्रॉन्ग है ही, केमिस्ट्री तो स्ट्रॉन्ग है ही, हो रहा है, ऐसे अगर सोचेंगे, या फिजिक्स का कुछ पोर्शन स्ट्रॉन्ग है ही, तो भैया वो स्ट्रॉन्ग था किसी टाइम में, आज नहीं भी हो सकता है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आज मेरा स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है? तो आप टेस्ट देते रहो, पता लगता रहेगा। टेस्ट टेम्परामेंट भी डेवलप होता रहेगा कि पहले हमें फिजिक्स करना चाहिए, केमिस्ट्री करना चाहिए या बायो करना चाहिए, ये भी पता लगता रहेगा सबका। और जो भी सेट हो जाए उसके बाद उसी पैटर्न पे टेस्ट देते रहो, तो तुम्हें पता होगा कि भैया मेरा 40 मिनट्स में बायो हो जाता है, फिनिश 45 मिनट्स में हो जाता है। जो भी नीट वाले होते हैं या जेई वाले होते हैं, सब जेई वाले को तो PCM तीनों में ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टाइम लगता है, लेकिन जो नीट वाले होते हैं उनको बायो 45 मिनट्स में, तो केमिस्ट्री 50 मिनट्स में, तो उनको लगभग 1.5 घंटे लगते हैं फिजिक्स में। तो वो तो तभी होगा जब उस हिसाब से आपका सेट हो। तो आपको, और वो भी टेस्ट एकदम घर ही रख के करना चाहिए, टाइम बिल्कुल देख के करें, और कितना टाइम लग रहा है उसका एनालिसिस भी करते चलें। तो बायो वाले को तो 45 मिनट्स बायो, 45 मिनट्स केमिस्ट्री, और 1.25 घंटे इन 1 आवर 15 मिनट्स फिजिक्स, और बाकी लास्ट के 10 मिनट्स बचें उसमें आप OMR शीट भरें या
कुछ छूटे हुए हैं उनको रीअटेम्प्ट करें, ये सब। तो इस तरह के करते करते आपका सेट होगा, तब आपके कॉन्फिडेंस बनेंगे। कॉन्फिडेंस उसी से बनता है कि जानते हैं और उसको एग्ज़ाम में कन्वर्ट करना भी जानते हैं। नॉलेज, परफॉर्मेंस, 3 चीज़ ज़रूरी होता है अच्छा मार्क्स या अच्छे रैंक लाने के लिए। 3 चीज़ ज़रूरी है, तीनों में से एक भी गया तो बाकी बेकार। पहला है भाई नॉलेज, आपको होना चाहिए पूरे सिलेबस का नॉलेज। दूसरा होना चाहिए उस नॉलेज को एग्ज़ाम में लिखते कैसे हैं, परफॉर्म कैसे करते हैं। वो आपको मॉडल टेस्ट, सैम्पल टेस्ट जितना दोगे वही आपको सिखाएगा कि कैसे एग्ज़ाम फिक्स्ड टाइम में मैक्सिमम आउटपुट के साथ दे पाएंगे। तो वो हाउ टू राइट एग्ज़ाम, नॉलेज, ठीक है, लिखना कि कैसे उसको डिलीवर करेंगे। और तीसरा जो वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इस बात का कॉन्फिडेंस कि जो हम जानते हैं और लिखते हैं वो काम कर ही लेंगे, इस बात का कॉन्फिडेंस। खूब जानते हैं, बहुत अच्छा नॉलेज है, लिखना भी जानते हैं, लेकिन 2 सवाल आ गए पहले मुश्किल, उसमें टाइम ज़्यादा लग गया, कॉन्फिडेंस हिलने लग गया। अरे भाई इसमें तो मैंने सोचा था कि इसमें इतना कर लेंगे, ये तो हुआ नहीं, इसमें तो फंस गए, इसमें तो बायो में तो मेरा 45 मिनट्स में होना चाहिए था, 1 घंटे लग गए इसमें, अब क्या होगा मेरा, अब तो गया। तो ऐसे कंडीशन में कॉन्फिडेंस जब हिलता है तो सारा नॉलेज घर पे रह जाता है, कोई काम नहीं आता। ये 3 बात का ज़रूरी है, और 3 में से एक ही फैक्टर पे नॉलेज 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 पे पूरे 2 साल लोग निकाल देते हैं, एक फैक्टर पे। दूसरा फैक्टर कि भाई हाउ टू राइट एग्ज़ाम, और इस बात को कॉन्फिडेंट कैसे हूँ, तो इस पे भी काम होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए, जो आप लोग एवरेजली लोग करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि माँ बाप जो है पीठ पे हाथ रख देंगे कि हाँ भाई बहुत अच्छा करोगे तो उससे कॉन्फिडेंस बन जाएगा, नहीं होगा। वैसे कॉन्फिडेंस तभी बनता है जो जिस बात का कॉन्फिडेंस आपको बनाना है उस बात को रिपीटेडली करें, तब ही कॉन्फिडेंस बनेगा। अगर किसी को गोली मारने में कॉन्फिडेंस चाहिए तो पहले से ही 10 को गोली मार के आओ, उसके बाद 11th वाले को गोली ऐसे ही मार दोगे। तो वैसे ही अगर आप 30-40 सैम्पल टेस्ट देते हैं उसी टेम्परामेंट के साथ घड़ी रख करके, एकदम कौन आ रहा है कौन जा रहा है उससे मतलब नहीं, भैया हमें टेस्ट देना है, हमें तो ये करने हैं, 45 मिनट्स में ये कर रहे हैं, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, पूरा उसी में लगे हुए हैं। अगर इस टाइप से आप 40 सैम्पल पेपर 30 सैम्पल पेपर कर लेते हैं तो आपका टेम्परामेंट सेट हो जाएगा, आप अच्छा करने लग जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस बन जाएगा। क्योंकि आप जो एग्ज़ाम में करने जा रहे हैं वही 10 दिन पहले भी किया था, वो 10 दिन पहले और किया था, और उसमें आपने इतना इतना स्कोर किया था। तो आपको अब सीपी ही जाना है ड्राइव करके, तो जो 100 बार जा चुका है उस ड्राइवर को कॉन्फिडेंस होगा कि भैया इस टाइम पे यहाँ रहूँगा, इस टाइम पे यहाँ रहूँगा, इस टाइम पे यहाँ रहूँगा, पहुँच जाऊँगा, इसमें कोई बात नहीं है। और जिसको ड्राइविंग सीखा है और अभी 2 ही किलोमीटर चलाया है, उसको बोला जाए सीपी पहुँचना है, तो उसको तो पता ही नहीं होगा किस टाइम पे कहाँ होना चाहिए, किस टाइम पे कहाँ होना चाहिए, और पता नहीं मैं जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा। इधर से आ जाते हैं, कोई इधर से आ जाता है, कोई पैदल आ जाता है, तो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा उसे। कॉन्फिडेंस किस बात से आता है, जिस बात की कॉन्फिडेंस चाहिए वो रिपीटेडली करो, रिपीटेडली कर लोगे वो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। समझ गए? तो ये 2 फैक्टर, हाउ टू राइट एग्ज़ाम का आर्ट और कॉन्फिडेंस फील करना, ये दोनों काम करता है किससे, सैम्पल पेपर सही ढंग से ऑनेस्टली दें और उसको ऑनेस्टली एनालाइज करें, और उससे मिस्टेक्स जो हो रहे हैं उसको एनालाइज करके वीक टॉपिक को निकालें और उसको कन्वर्ट करते जाएं स्ट्रॉन्ग में। और इस तरह से आप अगर लास्ट के 2 मंथ 3 मंथ बिताते हैं तो आप एग्ज़ाम ईजिली क्रैक कर सकते हैं अच्छे रैंक के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं, इस बात का ध्यान रखना, इसलिए टेस्ट तो आपको देने ही देने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो हम लोगों ने देख लिया भाई, नेक्स्ट पे चलें। अच्छा, ये क्वेश्चन इसने सॉल्व किया हुआ है उसी का, डाइपोल मोमेंट का। इसमें भी क्या किया हुआ है भाई, अब इसमें भी देखो भाई, एक पी ये है एक पी ये है, तो आपका अगर कॉमन सेंस अप्लाई करेगा कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है भाई। एक -2 क्यों था, क्यों था, -2 क्यों था, क्यों था, तो एक के माइनस क्यू इसके साथ, एक इसके साथ, यानी कि एक पी। और जब दोनों p सेम वैल्यू के वेक्टर होते हैं तो इनके मिड से होता है रिजल्टेंट। तो p cos 30 डिग्री इधर और p cos 30 डिग्री इधर, 2p cos 30 डिग्री इज द रिजल्टेंट। p sin 30 कैंसिल हो जाएगा, इसके p sin 30 से कैंसिल हो जाएगा। जब 2 वेक्टर इस तरह से हों
तो भैया इसके लिए तो शॉर्टकट आपको ध्यान रखने ही चाहिए। अगर ये दो वेक्टर इस तरह से हैं तो इनका रिजल्टेंट बीच से होगा और इसका इधर वाले कंपोनेंट सोचने की ज़रूरत नहीं है, इधर वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। इसलिए P cos 30 डिग्री P cos 30 डिग्री पूरा 60 डिग्री था, P cos 30 P cos मीन्स 2P cos 30 डिग्री है, बस यही है नेट। तो 2 और P का वैल्यू था Q इंटू L और cos 30 डिग्री है √3/2, बात खत्म हो गई, √3 टाइम्स QL। और डायरेक्शन किधर है भाई, तो -j में, अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो -j में कर देंगे, तो -j में डाल दिया, वैल्यू था √3 QL। बोलो भाई कोई परेशानी है तो बताओ। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ गए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे भी चलते हैं भाई। देखो इसको जल्दी से ट्राई मार लिया जाए, क्वेश्चन को समझो और घर पे भी प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम किए जा रहे हैं, आप क्वेश्चन को समझो, उस पर लॉजिक सोचो कि क्या करना है और कोशिश करो कि अगर माइंड में कैलकुलेशन हो जाए तो ठीक है, नहीं तो पेन चलाना होगा, मजबूरी तो चलाएंगे ही। क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन और उसके अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। देखो भाई, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू द वर्टिकल डिस्टेंस h। इलेक्ट्रॉन फॉल करता है भाई रेस्ट से वर्टिकल डिस्टेंस h। इलेक्ट्रॉन है, वर्टिकल डिस्टेंस h मान लो फॉल किया, ये इलेक्ट्रॉन इन ए यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा भाई, इसमें वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया गया और वो इस तरह से फॉल किया करेगा भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपवर्ड है तो डाउनवर्ड में इस पर फोर्स लगेगा और ये आएगा, इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड। अब इसके बाद क्या किया गया भाई, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कर दिया रिवर्स। तो ठीक है भैया, रिवर्स कर दो, तो जो अपवर्ड था वो अब क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, हमने कर दिया इसको रिवर्स। कीपिंग द मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड वही है भाई, ठीक है। ए प्रोटोन इज नाउ अलाउड, अगर एक प्रोटोन को अब अलाउ किया, अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस। अब प्रोटोन है तो प्रोटोन तो भैया पॉजिटिव है, तो इधर ही फोर्स लगेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये भी h हाइट फॉल कर रहा है, ये भी क्वेश्चन में कह रहा है कि ये भी h हाइट फॉल करने के लिए इसको अलाउ किया। द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटोन इज। अच्छा, टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो टाइम ऑफ फॉल है इलेक्ट्रॉन के लिए कंपेयर टू टाइम ऑफ फॉल फॉर प्रोटोन क्या होगा, स्मॉलर होगा, लार्जर होगा, 5 टाइम्स ग्रेटर होगा या 10 टाइम्स ग्रेटर होगा या सेम टाइम। तो ये देखा जाए भाई इसमें क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अगर ये फॉल करेगा तो यहाँ पे जब तक ग्रेविटी की बात ना की जाए तब तक ग्रेविटेशनल फोर्स काउंट नहीं कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंट करेंगे। और किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स होता है वो फोर्स तो भैया होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस फोर्स से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो एक्सेलरेशन होगा फोर्स डिवाइडेड बाई मास, दैट इज QA/m। चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोगों को निकालना है कि टाइम कितना लगेगा भाई। अगर s डिस्टेंस या h डिस्टेंस अगर फॉल करने हैं तो टाइम कितना लगेगा, तो कैलकुलेशन ऑफ अ टाइम, टाइम का कैलकुलेशन करना चाहते हो तो भाई h हाइट कवर करने हैं, तो वर्टिकली डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन है, कुछ तो एक्सेलरेशन होगा भाई, तो एक्सेलरेशन है वर्टिकली डाउनवर्ड में, तो हम लोग निकाल सकते हैं कितना टाइम लगेगा। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर से निकाल सकते हैं, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से निकाल सकते हैं कि s हमें जो डिस्टेंस कवर करने हैं डाउनवर्ड में, मान लो डाउनवर्ड ही हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, और डाउनवर्ड में अगर हमारा h हाइट जाना हो तो h इज इक्वल टू ut, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 क्योंकि रिलीज किया गया है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन होने का क्या है भाई, तो एक्सेलरेशन है QE/m, जो भी चार्ज है चार्ज है उससे फोर्स डिवाइडेड बाय मास क्या QE/m है, इंटू टी स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर। इससे हम लोग t का वैल्यू निकाल सकते हैं 2HM डिवाइडेड बाई QE, ये हो गया t स्क्वायर, इसलिए t का वैल्यू ये मिला, ये है टाइम। अब बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों को फॉल कराया, दोनों के लिए h सेम है,
दोनों के लिए चार्ज सेम है, एक का नेगेटिव चार्ज एक का पॉजिटिव चार्ज है, वैल्यू तो भाई सेम है, नेगेटिव होने से भी डायरेक्शन मिला डाउनवर्ड में, इसको पॉजिटिव होने से डाउनवर्ड में मिला है डायरेक्शन, क्योंकि फील्ड रिवर्स्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही स्ट्रेंथ का है, तो ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, मास ही तो अलग है। इट मीन्स टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m है, जिसका ज़्यादा मास उस पर ज़्यादा टाइम लगेगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ प्रोटॉन। तो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो भैया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन, इसलिए टाइम भी स्मॉलर होगा इलेक्ट्रॉन के लिए। तो टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी स्मॉलर सिंस इट हैज़ स्मॉलर मास। बाकी सब सेम हैं, मास हमारा जहाँ कम होगा उसको कम टाइम लगेगा, ज़्यादा होगा ज़्यादा टाइम लगेगा। वो 2 सेकंड में, इसको 10 सेकंड लग रहा हो, 12 सेकंड लग रहा हो, जो भी है मास का वैल्यू जब जानेंगे तभी। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन टिक कर लेंगे स्मॉलर वाला देख करके। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अच्छा, इसने क्या किया वो देखो, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज QE। QE इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोर्स है। ऑल्सो F = ma, ma = q, एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया फोर्स डिवाइडेड बाय मास QE/m। ऑल्सो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ फॉल थ्रू द सेम हाइट फ्रॉम रेस्ट। S = UD + ½ लगाया और टाइम का वैल्यू आया इस तरह से 2 hm/QE। वही बात, क्योंकि चार्ज तो सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से इसको ट्राई मारा जाए। जल्दी करो भाई, जल्दी करो इसको। ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है भाई। चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड एज सोन इन फिगर। अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है एज सोन इन फिगर। ठीक है भाई, चार्ज इस तरह से यहाँ पे शायद ये चार्ज है। What is the horizontal displacement of the charge particle when it descends a distance of y? जब ये डिसेंड करे डिस्टेंस y, अच्छा यहाँ से ये डिसेंड करता हुआ, ऐसे मोशन करता हुआ जब यहाँ पहुँच जाए, मीन्स मूविंग चार्ज पार्टिकल जब डिसेंड करेगा y से, देन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही पूछ रहा है भाई। चार्ज पार्टिकल मूविंग अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड एज सोन इन फिगर। अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड में है, तो ये मूव कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड में हॉरिजॉन्टल एज सोन इन फिगर। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल व्हेन इट डिसेंड्स ए डिस्टेंस y? जब ये y डिस्टेंस डिसेंड करता है तब। तो ये इनिशियल पॉइंट समझा जाए, ये फाइनल पॉइंट समझा जाए। यहाँ से यहाँ जाने में वर्टिकली ये y डिस्टेंस डिसेंड किया, तो उस ड्यूरेशन में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मीन्स ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ये डेल्टा x का वैल्यू हमें कैलकुलेट करने हैं। डेल्टा x का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से यहाँ जाने में डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो इसमें देखो 11th का कॉन्सेप्ट काइनेमेटिक्स भी अप्लाइड है, तो आपको काम करने पड़ेंगे यहाँ पे। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखने पड़ेंगे भाई। तो देखो क्या करें हम लोग,
वर्टिकल डिस्टेंस y होने में जो टाइम लगेगा, जितने टाइम में ये वर्टिकली y डिस्टेंस कवर करेगा उतने ही टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो निकालना है। तो ये है डेल्टा x, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो पहले निकाल लिया जाए भाई कि वर्टिकल डिस्टेंस ये y कितने टाइम में कवर करता है। काइनेमेटिक्स हम लोग अप्लाई करने पड़ेंगे। तो वर्टिकल डिस्टेंस में अगर हम लोग बात करें वर्टिकली y डायरेक्शन में यानी वर्टिकली डाउनवर्ड में अगर बात करें तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से हम लोग चाहें तो टाइम निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा टाइम? तो y डायरेक्शन में हमें y डिस्टेंस ही कवर करने हैं। y डिस्टेंस कवर करने में इनिशियल वेलोसिटी अगर यहाँ पे बोले इस मोशन के लिए a टू b मोशन बोलें, अगर a टू b मोशन बोलें तो a टू b मोशन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं फॉर a टू b मोशन। A टू B मोशन की बात हो रही है भाई। तो इसके लिए y इज इक्वल टू क्या लिखूं? तो y इज इक्वल टू 0 है। वर्टिकली डाउनवर्ड में वेलोसिटी इनिशियली क्या है? 0 है, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में 0 है। प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इधर कितना होगा भाई? तो एक्सेलरेशन भी इधर g है। यहाँ क्वेश्चन में दे दिया है तो आपको g काउंट करने पड़ेंगे। तो इधर एक्सेलरेशन है g, और इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते जो फोर्स लगेगा वो हॉरिजॉन्टल में लगेगा, उससे वर्टिकल एक्सेलरेशन नहीं है। वर्टिकल में सिर्फ g एक्सेलरेशन है। इनटू टी स्क्वायर, इससे t का वैल्यू मिल जाएगा 2y अपॉन जी अंडर रूट। 2y अपॉन जी अंडर रूट, इतना टाइम मिलेगा, इतने टाइम में वो y डिस्टेंस कवर कर लेगा। इतने टाइम में ये y डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो बाई दिस टाइम कितना हमारा x डिस्प्लेसमेंट होगा? बाई दिस टाइम डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में कितना होगा? तो वो हो जाएगा कितना भाई? तो uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। काइनेमेटिक्स हम लोग जानते हैं, इसी को अप्लाई करेंगे भाई। तो वो कितना हो जाएगा भाई? तो डेल्टा x इज इक्वल टू ux। x डायरेक्शन में कितना इनिशियल वेलोसिटी था? तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ दिया है कुछ। पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर। v नहीं दिया, q बाई m दिया है, e दिया है। एक मिनट रुक जा भाई। चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट? तो इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया है, नहीं दिया है तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को 0 समझेंगे। इनिशियल वेलोसिटी को 0 समझेंगे कि ऐसे ही है पड़ा हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ले जाना चाहेगा और ग्रेविटेशनल फील्ड इधर ले जाना चाहेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग 0 समझेंगे। तुम्हारे पॉइंट पे भी आऊँगा भाई। और एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में कितना होगा? तो x डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है QE डिवाइडेड बाई m। x डायरेक्शन में कितना होगा एक्सेलरेशन भाई? तो x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा फोर्स डिवाइडेड बाई मास। फोर्स x डायरेक्शन में कितना है? डिवाइडेड बाई मास। फोर्स x डायरेक्शन में QE था, Q बाई m इंटू टी स्क्वायर। टी का वैल्यू मिल चुका है। टी का वैल्यू पता है हमें कि भाई अंडर रूट ट्वाइस h बाई जी है। तो इसी का स्क्वायर करने हैं और इस तरह से हमें मिल जाएगा डेल्टा x का वैल्यू कितना आया भाई? तो ये आया QE अपॉन 2m और ये हो गया 2h बाई जी। 2h बाई जी, 2 कैंसिल हो जाएगा और ये मिल जाएगा फाइनली 2 अगर कैंसिल हो QEH डिवाइडेड बाई mg। QEH डिवाइडेड बाई mg ये मिल जाएगा, जिसमें से Q बाई m का वैल्यू दिया हुआ है। Q बाई m का वैल्यू गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है भाई। y का वैल्यू दिया हुआ है, h का मतलब यहाँ पे y है, 2h मतलब h मतलब y, जो हाइट कवर किया है वो y ही तो है। तो बस यहाँ पे y का वैल्यू डाल देंगे, कितना y चाहिए भाई? तो y का वैल्यू दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, g का भी वैल्यू दिया हुआ, तो सब वैल्यू दिया हुआ है, ये हम लोग रख करके निकाल सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि नहीं दिया है इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। मतलब चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रेस्ट में छोड़ दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको राइटवर्ड ले जाना चाहेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड डाउनवर्ड में ले जाना चाहेगा और इस तरह से ये चलेगा। तो डाउनवर्ड में जब जाना हो तो g का काम करेगा, हॉरिजॉन्टल में जाना हो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ले जाएगा। टाइम निकाल लिया वर्टिकल y डिस्टेंस के लिए और उतना ही टाइम में ये इस डायरेक्शन में कितना गया हुआ ऐसे निकाल सकते हैं, QEY डिवाइडेड बाई mg। इस तरह से निकाल सकते हैं। तुम्हारे पॉइंट पे भी आएंगे। क्या मिला भाई? तो सपोज पार्टिकल फॉल्स एट अ डिस्टेंस y इन टाइम t, सो y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 लिया।
तो इससे निकाल लिया, ये ठीक है भाई टाइम। नाउ फॉर एक्स एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लिया एक्स डायरेक्शन में भी, और इसने कर दिया। और देखो वही आया है 2 कैंसिल क्यू ई वाई अपॉन एम जी, वही हम लोग को भी आया था क्यू ई वाई अपॉन एम जी, वो वैल्यू रख देंगे, वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। और तुम क्या कह रहे थे, रेंज निकालना। तो रेंज ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, रेंज का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसको प्रोजेक्ट नहीं किया गया है, इसको कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल नहीं समझेंगे, इसको रिलीज़ किया गया है अंडर द एक्शन ऑफ 2 फोर्स, एक इलेक्ट्रिक फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा डाउनवर्ड में, इलेक्ट्रिक फोर्स qv लगेगा इधर, और इसको रिलीज़ किया है। तो प्रोजेक्टाइल में जो पढ़ते हैं रेंज का फॉर्मूला, उसमें तो प्रोजेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पे कोई प्रोजेक्टेड नहीं है, यहाँ पे ये रिलीज्ड है। इसलिए जितने टाइम में वाई डिस्टेंस कवर करेगा वो टाइम तुम्हें निकालना चाहिए, और उतने टाइम में हमारा हॉरिजॉन्टल क्या डिस्प्लेसमेंट होगा वो निकाल लेंगे। तो जो काम किया गया था वैसे ही करना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो भाई एक असर्शन रीजन है, इसको जल्दी से देख लेते हैं। Assertion है acceleration of charge particle in non-uniform electric field does not depend on velocity of charge. Acceleration of charge particle in non-uniform electric field does not depend on velocity of charge particle. Depend नहीं करता है velocity of charge particle पे। तो ये बात ठीक है कि नहीं है? एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सेलरेशन तो होगा भैया फोर्स डिवाइडेड बाय मास, इसलिए किसी भी चार्ज पे जो फोर्स लगेगा डिवाइडेड बाय मास। अब ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, मान लो ये ऐसे है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहीं पे क्राउडिंग ज़्यादा है, कहीं क्राउडिंग कम है। समझो कि इधर हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कहीं हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कहीं वीक फील्ड है, हो सकता है भाई इस तरह से, यहाँ हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया हो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाए, कहीं वीक फील्ड हो जाए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उससे फ़र्क ये पड़ रहा है कि यहाँ पे फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ स्ट्रॉन्गर होगा वहाँ ज़्यादा फोर्स हो जाएगा, Q वही है, M वही है। जहाँ ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे ज़्यादा बड़ा फोर्स होगा, कम होगा वहाँ पर कम फोर्स होगा, कम एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कम है, मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, हो सकता है यहाँ पे आकर के ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो जाए। डायरेक्शन भी बदल सकता है भाई, तो दैट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, जिस लोकेशन पे चार्ज है उस लोकेशन पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिंस इट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट मीन्स द एक्सेलरेशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म। जैसे जैसे लोकेशन चेंज होगा वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। तो यहाँ पे ये वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है। ठीक है भाई, वेरिएबल एक्सेलरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो इसमें जो वेरिएशन हो रहा है वो किसके चलते हो रहा है? वेरिएबल एक्सेलरेशन ड्यू टू वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एज द चार्ज मूव। चार्ज जैसे जैसे मूव करेगा तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। अगर ये मूव करता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वैसे ही नहीं वेरी करता। सो ठीक है भाई, वेरिएशन है, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज इन नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, वेलोसिटी से इसको क्या लेना देना है, इसको तो बस चार्ज से मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है, जहाँ है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उससे मतलब है। तो वेलोसिटी कितना है उससे मतलब नहीं, वहाँ ये रेस्ट में रहे या 2 मीटर पर सेकंड से जाता रहे या 2000 मीटर पर सेकंड जाता रहे, उससे मतलब नहीं है। जब जहाँ है वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करो। तो ठीक है भाई, है तो ये फैक्ट, नहीं डिपेंड करता है स्पीड पे। अब रीजन लिख रहा है चार्ज इज एन इनवेरिएंट क्वांटिटी। चार्ज जो होता है वो इनवेरिएंट क्वांटिटी होता है। तो ये भी बात ठीक है भाई, चार्ज तो इनवेरिएंट क्वांटिटी होता है। दैट इज अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे यानी कि स्पीड पे नहीं डिपेंड करता। अगर चार्ज हमारा 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा हो तब भी उतना ही चार्ज रहेगा, 2000 से जाए तब भी यही चार्ज होगा, क्योंकि चार्ज का एक प्रॉपर्टी ही होता था, चार्ज का एक प्रॉपर्टी होता था रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। याद होगा रिवीजन वाले में भी अगर देखा होगा कल क्लास,
तो चार्ज की एक प्रॉपर्टी आता है रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, मीन्स स्पीड वाइज ये वेरी नहीं करता, ये कांस्टेंट होता है। ऐसा थोड़ी कि पेन में अगर 2 कूलम चार्ज है 2 कूलम ही रहेगा, चाहे ये पॉकेट में रखो या एरोप्लेन में डाल दो, घूमता रहे। स्पीड वाइज चार्ज नहीं चेंज करता। तो ये बात भी फैक्ट है, चार्ज इज इनवेरिएंट क्वांटिटी, दैट इज अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ए पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस और स्पीड। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या होता है, फ्रेम अगर बदल दिया तो स्पीड बदल गया। अगर मान लो बस में बैठा हुआ कोई पैसेंजर है, रमेश और सुरेश, तो दोनों के रिस्पेक्ट में एक दूसरे को रेस्ट में देखेगा, लेकिन कोई नोबिता अगर ग्राउंड पे है तो वो देखेगा स्पीड, वो स्पीड में देखेगा। तो काइनेटिक एनर्जी फ्रेम डिपेंडेंट होता है। रमेश के लिए सुरेश का काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन नोबिता के लिए कि मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कुछ और है। कोई रिक्शा पे जा रहा होगा, उसके लिए स्पीड इसका कुछ और है, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी कुछ और हो जाए। सो काइनेटिक एनर्जी ऐसा क्वांटिटी है जो फ्रेम डिपेंडेंट होता है, फ्रेम डिपेंडेंट। स्पीड ऐसा क्वांटिटी है जो फ्रेम डिपेंडेंट होता है। सन का कुछ, मान लो कि मून का स्पीड है या अर्थ का स्पीड है, लेकिन अर्थ रोटेट कर रहा है, तो हमें तो नहीं लगता कि अर्थ रोटेट कर रहा है, कि हमारे लिए तो वैसे के वैसे ही है। तो जो अर्थ पे बैठा है उसके लिए तो रेस्ट में ही नजर आएगा। अब मून पे बैठ के हनुमान जी देखेंगे कि अर्थ रोटेट कर रहा है इससे। आपको भी मून पे बैठा दिया जाए तो अर्थ रोटेट करता नजर आएगा। कभी आपको अमेरिका दिखेगा अर्थ पे, कभी आपको इंडिया दिखेगा। लेकिन जब आप बैठे हैं अर्थ पे तो इंडिया में बैठे तो इंडिया ही दिखता रहेगा। तो इसलिए ये बात बिल्कुल ठीक है, चार्ज हमारा रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होता है और ये फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, दैट इज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। तो ये वाला भी फैक्ट है। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा है ये? मतलब चार्ज स्पीड से चेंज नहीं होता, इसलिए क्या ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंडेंट नहीं है? ये एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज जो है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा, डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। तो क्या ये इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये इंडिपेंडेंटली एक ट्रू है, ये इंडिपेंडेंटली ट्रू है? क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है उसको कि ये हो रहा है तभी ये हो रहा है डायरेक्टली? अगर डायरेक्टली एक्सप्लेन करे तभी आप बोलना बी ऑप्शन। 2 ऑप्शन होता है ना, तो 4 ऑप्शन होते हैं। पहला क्या होता है कि दोनों ट्रू हैं और हमारा एक्सप्लेनेशन है, दोनों ट्रू है और रीजन हमारा एक्सप्लेन कर रहा है, तो ए ऑप्शन होता है। दोनों ट्रू हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो बी ऑप्शन होता है। तो अभी आपको क्या है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रू है, लेकिन इसका ट्रू होने से थोड़ी ये ट्रू, इससे ये एक्सप्लेन नहीं हो रहा। ये कह रहा है भाई चार्ज का वैल्यू चेंज नहीं होता। अरे भैया यहाँ पे चार्ज का वैल्यू स्पीड से चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे स्पीड पे डिपेंडेंसी है ही नहीं। यहाँ पे एक नॉन यूनिफॉर्म है, किस बात से? नॉन यूनिफॉर्म में जो हमारा स्पीड पे नहीं डिपेंड करता, क्योंकि इसके एक्सप्रेशन में आता ही नहीं स्पीड। यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंडेंसी है। ये इसका जो फैक्ट है उसका रीज़न कुछ और है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा तो अलग अलग होगा, स्पीड से इसको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए स्पीड के मामले में कि स्पीड से चार्ज चेंज नहीं होता, चार्ज चेंज होने से थोड़ी वहाँ पे हो रहा है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा होगा उस हिसाब से, तो उसका अलग इंडिपेंडेंट ट्रूथ है, इसका इंडिपेंडेंटली है, इसको एक्सप्लेन डायरेक्टली नहीं कर रहा। इसलिए बी ऑप्शन इसमें हम लोग ट्रू करेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया 14 नंबर, जरा इसको जल्दी से ट्राई कर लें हम लोग एक बार। बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हैज मास 2 ग्राम and a charge of 5 microcoulomb. It is at rest in uniform horizontal electric field of intensity। दिया हुआ है भाई, चलो एक बार ट्राई मार लो, खुद से पढ़ के जल्दी से सॉल्व करने का भी हैबिट होना चाहिए। Bob of a simple pendulum मास दिया हुआ है 2 ग्राम
and a charge of 5 microcoulomb. It is at rest in uniform horizontal electric field intensity, उसका दिया हुआ है horizontal electric field of field intensity वैल्यू दिया हुआ है भाई 2000 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। At equilibrium the angle that the pendulum makes with the vertical is, इक्विलिब्रियम में ये कितना एंगल बनाएगा, तो भैया इस तरह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो इस पर फोर्स हॉरिजॉन्टल में लगेगा और इसका कंडीशन कैसा बन जाएगा, तो इसका कंडीशन तो भाई थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसका कंडीशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसका कंडीशन कैसा बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, इस कंडीशन में ये आ जाएगा। क्योंकि इस पर फोर्स राइटवर्ड लगा तो इसलिए इस कंडीशन में आ जाएगा। अब ऐसे कंडीशन में आ गया, ये कितना एंगल पे होगा इक्विलिब्रियम में, ये एंगल पूछ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ये तो भाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ऐसे वर्टिकल होता, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ये वर्टिकल में होता है, इक्विलिब्रियम बना होता। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इसको इधर फोर्स लगाएगा, मीन्स ये फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है QE। इस पर जो चार्ज Q है तो वो Q इंटू E ऐसे फोर्स लगेगा हॉरिजॉन्टल में, और एक फोर्स लगेगा इधर ये हमारा, क्योंकि मास दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग का mg लगेगा, ये वेट फोर्स। तो ये 2 ग्राम है, 2 इंटू 10⁻³ 2 ग्राम ये होता है, इतना kg, और इंटू g का वैल्यू 10 है, इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 10 है यानी कि -2 हो गया, 2 इंटू 10⁻², तो ये मिल गया यानी कि 20 मिलीग्राम जो भी है, -2 है 0.02, इतना न्यूटन का ये फोर्स लगेगा इधर। चलो फोर्स कैलकुलेट करना होता तो ये काम करते, ये mg लग रहा है और QE लग रहा है, यही 2 चीज़ लग रहे हैं। अब बताना क्या है तुम्हें भाई, तो बताना है एट इक्विलिब्रियम कितना एंगल बन रहा है, तो एंगल बताना है। तो एंगल कैसे बताएंगे भाई, तो एंगल में देखो क्या करेंगे हम लोग, ये है स्ट्रिंग, इस तरह से इस पर टेंशन फोर्स लगेगा। अब इस टेंशन फोर्स जब ऐसा लग रहा है तो इसको हम लोग एनालाइज करें, तो इस टेंशन का 2 कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल में, अगर ये थीटा एंगल बना है तो यही थीटा एंगल है, तो वर्टिकल वाला जो होगा वो होगा t cos थीटा, वर्टिकल हो जाएगा t cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल में जो लगेगा इसका इस टेंशन का वो हो जाएगा t sin थीटा। तो एक तरफ t sin थीटा इधर t cos थीटा है, और ये इक्विलिब्रियम में है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये क्या होगा भाई, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होने वाला है, दैट इज t cos थीटा इज इक्वल टू mg। हमें थीटा चाहिए तो हम लोग लिख सकते हैं कि t cos थीटा जो वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है वो है वर्टिकली डाउनवर्ड में लगने वाला mg, और t sin थीटा जो लग रहा है हमारा उधर लेफ्टवर्ड में, वो हमारा लेफ्टवर्ड में जो t sin थीटा लग रहा है वो इधर का QE है। इसलिए अगर t कैंसिल कराना हो, t हमें नहीं चाहिए, हमें तो थीटा चाहिए, तो tan थीटा कर दूंगा भाई, tan थीटा निकलेगा। tan थीटा कैसे निकलेगा भाई, तो t sin थीटा डिवाइडेड बाई t cos थीटा करके, तो यही कर रहे हैं हम लोग, t sin थीटा डिवाइडेड बाई t cos थीटा मीन्स क्या हो जाएगा भाई, तो QE बाई mg, QE बाई mg इज इक्वल टू tan थीटा। इसलिए tan थीटा का वैल्यू क्या मिल गया भाई, QE, Q का वैल्यू दिया ही था, वो वैल्यू रख देंगे, Q का वैल्यू रख देंगे, E का वैल्यू रख देंगे, M का वैल्यू रख देंगे, G का वैल्यू रख देंगे और निकाल लेंगे, जो आएगा भाई मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और अगर तुम्हें पूछता कि भाई ये थीटा निकालना है तो ये काम करते, अगर तुम्हें पूछता कि भाई टेंशन निकालो कि टेंशन स्ट्रिंग में कितना है, तो टेंशन निकालने के लिए क्या करते, तो इसको स्क्वायर करते, इसको स्क्वायर करते, ऐड कर देते, ताकि t² cos² थीटा और t² sin² थीटा ऐसा अगर कर देते तो हमारा थीटा की ज़रूरत नहीं रहता, थीटा हट जाता और हमें टेंशन निकल जाता। तो इससे क्या हो जाता, तो इससे हो जाता हमारा t² cos² थीटा प्लस t² sin² थीटा करते, तो ऐसे हो जाता है mg का स्क्वायर प्लस QE का स्क्वायर, ये मिल जाता। तो इससे t का वैल्यू निकाल देते, t का वैल्यू क्या आ जाता भाई, तो t का वैल्यू आ जाता √mg का स्क्वायर और प्लस QE का स्क्वायर। इस तरह से अगर टेंशन पूछता तो निकाल सकते थे, एंगल पूछा है तो एट इक्विलिब्रियम द एंगल दैट द पेंडुलम मेक्स विद वर्टिकल एज, तो वर्टिकल से ये कितना एंगल बनाएगा, तो वर्टिकल से ये थीटा एंगल बना रहा है और ये थीटा एंगल QE बाई mg है, tan थीटा इज इक्वल टू QE बाई mg निकाल सकते हैं। बोलो भाई हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो इसके आंसर में क्या किया है, tan थीटा इज इक्वल टू QE बाई mg, वही काम किया हुआ है, t दिखा दिया,
वर्टिकल से थीटा एंगल, ये भी थीटा, टी कॉस थीटा इज mg, टी साइन थीटा इज qe, और इससे निकाल लिया, वैल्यू रख दिया, चार्ज का वैल्यू, ई का वैल्यू, और मास 2 ग्राम था, 2 × 10⁻³ कर दिया, 0.5 आया, तो tan इनवर्स 0.5 मिल जाएगा। ऑप्शन में था 0.5, tan इनवर्स 0.5 मिल जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई मारो, जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। Simple pendulum of length L is placed between the plate of a parallel plate capacitor having electric field E as shown in figure. The bulb has mass M and a charge Q. The time period of the pendulum is given by. Time period of the pendulum is given by. तो टाइम पीरियड बताना है भाई। तो देखो भाई टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। टाइम पीरियड किसी भी पेंडुलम का होता था, याद होगा, 2π√L/g ऐसा होता है। और अगर कुछ गड़बड़ सरबर हो तो 2π√L इफेक्टिव अपॉन g इफेक्टिव, ये होता है। कि सिंपल पेंडुलम रहेगा भाई, सिर्फ g है, तो अभी यहाँ तो देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगा, कैपेसिटर के बीच में डाल दिया है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरह से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है। तो इसलिए अब देखो तुम्हें जी इफेक्टिव चेंज हो जाएगा, तो जी इफेक्टिव तुम्हें निकालने पड़ेंगे। जी इफेक्टिव क्या होता है? तो जी इफेक्टिव होता है, याद होगा मैंने बताया था कि टेंशन का वैल्यू एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय मास। ऑसिलेशन में बताया था ये सब। बोलो भाई ये होता है जी इफेक्टिव। टेंशन का वैल्यू एट इक्विलिब्रियम लिखें या अदर फोर्सेस का नेट निकाल लें एक्सेप्ट टेंशन। बताया था एक्सेप्ट टेंशन हम लोग ऑल अदर का निकाल लें, डिवाइडेड बाई m कर दें तो मिल जाएगा जी इफेक्टिव। बोलो भाई ये बताया था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेंडुलम में सिर्फ mg नहीं लग रहा, और भी लग रहे हैं फोर्स। जब और भी लगने लग जाएंगे तो कैसे जी इफेक्टिव निकालेंगे? तो जी इफेक्टिव निकालने का यही तरीका होता है भाई कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में चाहे टेंशन बोल दो या बाकियों का नेट हो, तो बाकियों का नेट निकालना ही ईजी होता है। क्योंकि एट इक्विलिब्रियम, ध्यान देना, एट इक्विलिब्रियम ऑफ बॉब के इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसमें मान लो F1 फोर्स लग रहा है, मान लो F2 फोर्स लग रहा है, मान लो F3 फोर्स लग रहा है और एक टेंशन फोर्स भी लग रहा है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि नेट फोर्स जीरो होना है बॉब पे। तो भैया नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है कि जितने फोर्स लग रहे थे वो सब, एक टेंशन भी फोर्स था, इसके अलावा 2-3 फोर्स लग रहे हैं, 4 फोर्स लग रहे हैं। तो हम लोग टेंशन एट इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे? तो भैया टेंशन एट इक्विलिब्रियम होगा माइनस ऑफ F1 प्लस F2, जितने भी अदर फोर्सेस हैं उन सब का वेक्टर सम करो, उसी के इक्वल एंड अपोजिट। तो आपको बोला जाता है कि जी इफेक्टिव है ये डिवाइडेड बाई m करो या ये डिवाइडेड बाई m करो। तो ये डायरेक्टली तो तुम्हें दिखेगा ही नहीं ना कि टेंशन है कितना। आपको क्वेश्चन में जो दिया जाता है, न्यूमेरिकल में जो दिया जाता है वो क्या दिया जाता है? mg है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक प्लेट इधर से लगा दिया, एक प्लेट इधर से लगा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गए, या इस पूरे ट्रॉली को एक्सेलरेट करा दिए तो सूडो फोर्स आ गए। ठीक है, तो जो भी एक्सटर्नल फोर्स आते हैं F1 F2 F3 के बारे में बताते हैं, ये वाला बताएगा, ये वाला, इसके बारे में एक क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। टेंशन थोड़ी बताएगा क्वेश्चन में कितना है। टेंशन तो भाई बाकियों का जो रिजल्टेंट बनेगा उस हिसाब से टेंशन होता है। तो अगर तुम टेंशन डिवाइडेड बाई मास करके निकालना चाहोगे तो टेंशन निकालने के लिए बाकी का रिजल्टेंट निकालो, फिर इक्वल एंड अपोजिट करो, उस हिसाब से टेंशन मिलेगा। डिवाइडेड बाई मास करोगे तो जी इफेक्टिव मिलेगा। तो भैया जी इफेक्टिव निकालने के लिए सबसे अच्छा ये है कि टेंशन को छोड़ दो, बाकी फोर्सेस को वेक्टरियली ऐड करके जो रिजल्टेंट आएगा, मीन्स टेंशन छोड़ करके बाकी जो फोर्सेस क्वेश्चन में दिए हुए हैं उन्हीं का रिजल्टेंट निकालो और वो रिजल्टेंट फोर्स डिवाइडेड बाई मास करो, मिल जाएगा। ठीक है, यही चाहिए। इसलिए हम लोगों को क्या करने पड़ेंगे? अब देखो पेंडुलम में कुछ नहीं होता है, खाली अकेले अगर पेंडुलम बॉब है तो इसमें क्या होगा? सिर्फ एक टेंशन फोर्स होगा और दूसरा mg फोर्स होगा कि नहीं? ओनली है
तो ये दोनों मिलकर के इक्विलिब्रियम में 0, इसलिए टेंशन का वैल्यू क्या है, mg के इक्वल है ना, अपोजिट। तो जी इफेक्टिव निकालने के लिए क्या करते थे भाई, तो जी इफेक्टिव निकालने के लिए टेंशन का वैल्यू जो कि mg है, तो mg बाई m करोगे तो g मिल जाएगा। या टेंशन छोड़ दो, बाकी जो फोर्स है उसी पे देखो, तो टेंशन छोड़ करके एक ही था mg, तो वही लिखेंगे भाई mg डिवाइडेड बाई m, तो मिल जाएगा। लेकिन mg के अलावे अगर फोर्स हो तो भैया उसका भी काउंट करने पड़ेंगे। यहाँ क्या हुआ है देखो, यहाँ वाले कंडीशन में क्या हुआ, ये तो भैया खाली अगर हमारा जी रहता और कुछ नहीं रहता तब ये होता। अभी क्या हुआ है, इस पे 2 फोर्स लगेंगे, इस बॉब पे अभी 2 फोर्स लगेंगे, एक तो mg लगेगा ही और दूसरा QE लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसलिए ये अब ऐसे वर्टिकल नहीं रहेगा, इसका ओरिएंटेशन ऐसे हो जाएगा, इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, इसका ओरिएंटेशन अब ऐसे नज़र आएगा। ये बॉब ऐसे है, ये इस पर QE लग रहा है, एक mg लग रहा है, ये 2 फोर्स लग रहे हैं, इसके अलावा टेंशन लग रहे हैं। इसलिए आप टेंशन को मत निकालो, आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो। इसलिए क्या करेंगे भाई, तो जी इफेक्टिव का वैल्यू है, ध्यान देना, जी इफेक्टिव ये संबंध में आपको करने पड़ेंगे। क्या होगा भाई, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, तो क्या करेंगे, QE का स्क्वायर और प्लस mg का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m करेंगे, बस ये हो जाएगा हमारा जी इफेक्टिव। यानी कि जी इफेक्टिव का वैल्यू हो गया अंडर रूट QE बाई m। इसको अंदर ले जाएंगे तो जब अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, एम स्क्वायर बन के अंदर चला जाएगा भाई, एम स्क्वायर बन करके अंदर चला जाएगा, एम स्क्वायर बन के यानी कि QE बाई m का होल स्क्वायर और प्लस ये एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर यानी कि जी स्क्वायर। ये मिल गया जी इफेक्टिव। बस तो इस हिसाब से अब टाइम पीरियड लिख लेना, खाली जी इफेक्टिव निकालने का था इसमें मामला, वो आपको समझ जाने हैं कि एक mg एक QE, इन दोनों का ही तुम्हें निकालने हैं बस। तो उससे हमने जी इफेक्टिव निकाल लिया। टाइम पीरियड का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो टाइम पीरियड का वैल्यू होता है 2 बाई ओमेगा, 2 बाई ओमेगा मीन्स 2 पाई रूट ओवर L अपॉन जी इफेक्टिव, ये होता है। तो जी इफेक्टिव का वैल्यू रख देंगे, तो t का वैल्यू हो गया 2 पाई अंडर रूट L डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव है अंडर रूट जी इफेक्टिव अंडर रूट QE बाई m का होल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये मिला। ये मिला। नट सेल में क्या हुआ, समरी क्या हुआ भाई, ये सब तो आपको रिकॉल कराया कि ये सब नेट जी इफेक्टिव जो निकालना होता था, तो इक्विलिब्रियम में जो भी अदर फोर्सेस हैं उनका वेक्टर सम करो, रिजल्टेंट निकालो, वो डिवाइडेड बाई जी, वो डिवाइडेड बाई m करेंगे तो जी इफेक्टिव मिल जाएगा। तो हमने यही काम किया। अदर फोर्सेस में यही 2 थे, QE और mg, QE और mg उन दोनों का हमने निकाल लिया, क्योंकि परपेंडिकुलर हैं तो इसलिए इस हिसाब से निकाल लिया। आ गया, बोलो क्लियर है। एक्सप्रेशन याद रखना, ये आया अंडर रूट QE बाई m का होल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, जी इफेक्टिव का वैल्यू आया। द इफेक्टिव वैल्यू सोल्यूशन में इफेक्टिव वैल्यू क्या है, अंडर रूट QE बाई m का होल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। भाई बुक के सोल्यूशन में तो ऐसा ही मिलेगा, जी इफेक्टिव ऐसे हो गया। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ब्रॉट नियर आइसोलेटेड मेटल क्यूब। एक पॉजिटिव चार्ज को हम लोग लाए हैं आइसोलेटेड मेटल क्यूब के पास। ये एक आइसोलेटेड मेटल क्यूब है, इसके पास लाए हैं भाई पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है भाई, इसके पास हमने पॉजिटिव चार्ज मान लो ले आए, यहाँ ले आए। द क्यूब बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। क्या क्यूब नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा? नहीं भाई, नेगेटिव चार्ज क्यों होगा, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ही रहेगा। हाँ ये बात है कि ये पॉजिटिव चार्ज लाए हो तो यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, जिधर चार्ज लाओगे उस तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, और दूसरी तरफ डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से सरफेस पे नॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा। और किसी भी कंडक्टर का अंदर का मटेरियल जो होता है वो न्यूट्रल होता है, अंदर तो न्यूट्रल होता है, अंदर में नेट चार्ज जीरो ही रहेगा। मीन्स ये सारे जो है ना नेट चार्ज जीरो वाले एरिया हैं।
इधर कोई चार्ज अपीयर नहीं होगा। ये सारे नेट चार्ज ज़ीरो वाले हैं। जो सरफेस है वो सरफेस पे ही चार्ज अपीयर होगा, तो सरफेस पे ही चार्ज अपीयर होगा। अंदर का चार्ज फ्री रहेगा, अंदर चार्जलेस मतलब न्यूट्रल रहेगा, नेट चार्ज इज जीरो। इस पूरे अंदर में नेट चार्ज जीरो है, जो भी है सरफेस पे है। इधर निगेटिव है, इधर हमारा पॉजिटिव है। द क्यूब बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, नहीं भाई ऐसा नहीं है। द क्यूब बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, नहीं भाई। आइसोलेटेड मेटल क्यूब है जिसके चार्ज के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसका मतलब न्यूट्रल था। द इंटीरियर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड द सरफेस बिकम नेगेटिवली चार्ज, ये नहीं है भाई। द इंटीरियर रिमेन्स चार्ज फ्री एंड सरफेस गेट्स नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इधर ज़्यादा पॉजिटिव है, इधर ज़्यादा निगेटिव है, और इधर कम निगेटिव है, फिर इधर धीरे धीरे जाकर के इधर ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, इधर कम पॉजिटिव होगा, फिर यहाँ ज़्यादा, इस तरह से निगेटिव। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो एक और क्वेश्चन आ गया भाई, ये देखो जल्दी से। हॉलो मेटल स्फेयर ऑफ रेडियस r इज यूनिफॉर्मली चार्ज। हॉलो मेटल स्फेयर है, उसको हम लोगों ने क्या किया भाई, तो यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया। हॉलो मेटल स्फेयर है, इसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया। तो यूनिफॉर्मली चार्ज करेंगे भाई, तो इस तरह से ये यूनिफॉर्मली चार्ज हो जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है भाई, सरफेस पे आ जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अब ये सरफेस पे आ गया इस तरह से। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेयर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, क्या होगा? डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो ये तो आपको पता है भाई कि डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है। अगर ये हमारा ऐसे है r, तो याद होगा कि अंदर में तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, सरफेस पे है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, याद होगा। और बाहर में जाएं तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे डिक्रीज होता है, बाहर में धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है। अगर हमारा इस तरह का कैपिटल R तक तो भाई जीरो रहेगा, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है Q अपॉन 4πε0, यानी जो भी Q है इसमें अपॉन 4πε0 r², कैपिटल R²। सरफेस पे अगर देखें तो ये है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे ये डिक्रीज होने लगता है, इस तरह से डिक्रीज होता है। ये कितना होता है? तो ये होता है Q अपॉन 4πε0 स्मॉल r²। इस तरह से डिक्रीज करता जाता है, सबको मालूम है भाई। ठीक है। और अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर होता, अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर होता तो इस कंडीशन में ऐसे होता है, अंदर में लीनियरली, बाहर में ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। अंदर में लीनियरली होता है भाई, रिवीजन क्लास में देखा होगा, E होता है रो अपॉन 3ε0 इंटू R। अंदर में इनसाइड के लिए R लेस देन कैपिटल R, इनसाइड के लिए ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, रो अपॉन 3ε0 इंटू R। ये रिजल्ट याद रखना चाहिए। ग्राफ दिखाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो। अगर ये सरफेस पे ही ओनली चार्ज है, ओनली सरफेस, जब मेटेलिक होगा, कोई भी कंडक्टिंग होगा तो सरफेस पे ही चार्ज अपीयर होगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा और बाहर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², बाहर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ऐसा होगा। तो वही है, डिक्रीजेस एज r इंक्रीजेस, ऐसा नहीं है इंक्रीजेज नहीं, जीरो एज r इंक्रीजेस फॉर r लेस देन कैपिटल R, जीरो रहता है जब तक R बढ़ते बढ़ते लेस देन कैपिटल R तक रहे। एंड डिक्रीजेज एज R इंक्रीजेस, R अगर इंक्रीज हुआ कैपिटल R से ज़्यादा तो इस कंडीशन में डिक्रीज करता है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला। फोर्थ वाला में कह रहा है कि जीरो रहेगा R जब तक कैपिटल R ना हुआ, और फिर इंक्रीज करेगा R जब इंक्रीज करेगा R से, तो इंक्रीज नहीं करता, बाद में डिक्रीज करता है। मैक्सिमम कहाँ होता है भाई? तो मैक्सिमम होता है सरफेस पे, मैक्सिमम इज एट सरफेस। तो ये तो खैर बेसिक बात है, इसमें तो सबको मालूम है। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 नंबर क्वेश्चन। टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज, टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज है।
इस तरह समझो, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। तो इस तरह से दो पैरेलल इस तरह से लीनियर चार्ज हैं, ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। फिर क्या करना है, तो एक में लैम्डा है चार्ज डेंसिटी, एक में माइनस लैम्डा कूलम। तो ठीक है, ई वाला मान लो लैम्डा वाला हो गया, इधर वाला हो गया माइनस लैम्डा वाला हो गया। ये इनफाइनाइट है, डॉट 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 दिखाया, इधर भी डॉट 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 दिखाएंगे, इस तरह से दिखाएंगे। चलो भाई ठीक है। प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r इन फ्री स्पेस। अच्छा, इनका डिस्टेंस कितना है भाई, तो 2r है, फ्री स्पेस में वैक्यूम में है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे द टू लाइन चार्जेस। टू लाइन चार्ज के बिल्कुल मिडवे पे क्या होगा, यहाँ पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तुम्हें पता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर लैम्डा हो तो कोई भी वायर से, रिकॉल किया होगा गॉस लॉ का भी रिजल्ट है कि किसी भी लीनियर चार्ज से r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। हिमांशी याद है, कोई भी लीनियर वायर से r डिस्टेंस पे वही होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो यहाँ भी जो लीनियर चार्ज जो लैम्डा है यहाँ से होगा इस डायरेक्शन में भाई, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इधर होगा और वो वैल्यू इतना होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और ये निगेटिव है तो इसका भी फील्ड उतने ही डिस्टेंस पे क्या होगा भाई, तो इसका भी इतना ही होना है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। लेकिन ये अपनी तरफ मतलब राइट वर्ड, और ये अपने से अवे मतलब राइट वर्ड, तो दोनों का तो राइट वर्ड में ही फील्ड हो गया। इसलिए नेट फील्ड क्या हो जाएगा भैया, तो नेट फील्ड जो हमें निकालना है वो नेट फील्ड हो जाएगा 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव बोले या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव बोले, और 2 टाइम्स होगा मतलब लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट r। और किधर होगा भाई, तो राइट वर्ड में, अगर पॉजिटिव है पॉजिटिव से अवे, तो इसलिए ये वैल्यू हो गया कितना, लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट r, लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये मिल जाएगा। ठीक है भाई, कोई परेशानी नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें भी E1 भी इधर, E2 भी इधर, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r कर दिया, इस तरह से मिल जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन आ गया भाई, ये थोड़ा सा परेशान कर सकता है आपको, जल्दी से किया जाए इसको। थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है ये। थोड़ा कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। लॉन्ग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, लॉन्ग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, लॉन्ग है, इस तरह से समझो, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रेडियस r, चार्ज सच दैट द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू r, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। इस एक्सिस से r डिस्टेंस पे इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चेंज हो रहा है। इससे r डिस्टेंस पे जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो होगा एट डिस्टेंस r, वो क्या है, तो वो है प्रोपोर्शनल टू r। r डिस्टेंस पे जो हमारा रो होगा वो प्रोपोर्शनल टू r है, मतलब समझ लेते हैं इसको k टाइम्स r। प्रोपोर्शनल टू r का मतलब क्या है, रो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, तो कांस्टेंट लाएंगे ना कुछ, तो समझेंगे कि रो r डिस्टेंस पे जो है हमारा वो kr है। जैसे जैसे r बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका डेंसिटी भी बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन का फर्स्ट सेंटेंस यही कर रहा है, लॉन्ग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। नॉन कंडक्टिंग बोलने का ये सेंस है कि जब जहाँ पे जितना चार्ज है उस हिसाब से है। कंडक्टर होता तो सारे एक्सेस चार्ज सरफेस पे चले जाते, लेकिन यहाँ नॉन कंडक्टर समझो प्लास्टिक का है ये, तो जहाँ जितना चार्ज रहेगा वहीं रहेगा, वो भागेगा नहीं, अपने आप एडजस्टमेंट नहीं करेगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, नॉन कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए जहाँ जैसे चार्ज है वैसे ही रहेगा। तो ये प्रोपोर्शनल टू r है। ठीक है भाई, वेयर r इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस,
द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r क्या होगा। अब r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बोल रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, इस तरह से निकालने हैं। मतलब ये समझ ले हम लोग एक तरह से, क्योंकि ये r पे पूछ रहा है इसलिए इसको r को ना रख करके हम लोग x के फॉर्म में रखें कि x डिस्टेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि हमें r डिस्टेंस पे तो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो ये r कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। फाइनली हमें r डिस्टेंस पे निकालना है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि x के हिसाब से, x इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो x के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो ये है kx। अब निकालना चाहते हैं तो देखो भाई, यहाँ पे कम है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ ज़्यादा है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ पे और ज़्यादा है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे जैसे एक्सिस से अवे जाएंगे, डिस्टेंस पे जाएंगे, और ज़्यादा चार्ज डेंसिटी बढ़ता जा रहा है प्रोपोर्शनल टू r। बोलो क्लियर है? 5-10 मिनट में छोड़ देंगे भाई। तो अब ऐसा है तो कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब इस तरह का है तो हम लोग चाहें तो इसको सॉल्व करने के लिए गॉसियन सरफेस लेकर के काम कर सकते हैं, क्योंकि भैया हमें इस पॉइंट पे निकालना है ड्यू टू सिलेंडर, तो हम लोग क्यों ना ऐसा ले लें गॉसियन सिलेंडर। यहाँ से फील्ड अपना इस तरह से रहेगा, इसी फील्ड का वैल्यू हमें कैलकुलेट करने हैं, यही कैलकुलेट करने हैं। तो देखो भाई, ये अगर इस तरह से चार्ज है तो ये तो भाई इस तरह से निकालेगा फील्ड। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि E और एरिया भी इधर ही होगा ds। तो गॉस लॉ जब अप्लाई करते हैं तो याद होगा हम लोग करते थे E डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा काम करते हैं और इसी को हम लोग आगे बढ़ा देंगे भाई। तो यहाँ पे देखो जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, E डॉट ds तो ठीक है भाई ds और cos 0 डिग्री, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही हमारा ds एरिया वेक्टर है। तो E का वैल्यू, ds का वैल्यू, ये जो हमें निकालना है cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड। यही तो हमें मेन चक्कर है कि इस गॉसियन सिलेंडर ग्रीन वाला, उसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड होगा, कितना चार्ज इनक्लोज्ड होगा वो निकालना पड़ेगा। चार्ज इनक्लोज कैसे निकालें भाई, यहाँ तो चार्ज कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेहनत करने होंगे। एक्सिस से x डिस्टेंस पर अगर एक सिलेंडर लें इस तरह से, ऐसे लें, ध्यान देना भाई, हमने इस तरह से एक सिलेंडर लिया जिसका रेडियस x है और इसका थिकनेस कितना है, वो dx है। तो यहाँ पे कम से कम रो क्या है भाई, तो ये kx है। यहाँ वाले मटेरियल में जो रो होगा वो क्या होगा, इस वाले मटेरियल में जो रो होगा वो kx होगा, क्योंकि इसके पहले कम था, इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे और ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे तो जो है वो वही रहेगा। इस पूरे में वही रहेगा भाई, इस पूरे में इस तरह से रहेगा। बोलो ठीक है। तो अब ये कितना चार्ज इसमें इनक्लोज होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे चार्ज इनक्लोज निकलेगा भाई, तो यहाँ पहले इसका निकालें। तो ये dq चार्ज जो इसके अंदर आएगा वो होगा रो इंटू dv, और रो है kx, और ये जो वॉल्यूम होगा dv वो कितना होगा, तो सरफेस एरिया है 2πx इंटू l। अगर l लेंथ का ये है, इसका सरफेस एरिया क्या होगा 2πx इंटू लेंथ, और इंटू थिकनेस करेंगे तो वो होगा dx। भैया ये इसका सरफेस एरिया कितना है 2πx dx, 2πx इंटू l। कोई भी सिलेंडर में सरफेस एरिया क्या होता है 2πr इंटू लेंथ, तो 2πx इंटू लेंथ ये है सरफेस एरिया। अब एरिया में थिकनेस से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा वॉल्यूम, ये dv है, ये पूरा हमारा dv है। अब ये मिल गया dq, इसलिए चार्ज इनक्लोज जो तुम्हें चाहिए, चार्ज इनक्लोज जो चाहिए, ये वाला चार्ज इनक्लोज वो हो जाएगा, इसी को इंटीग्रेट करने पड़ेंगे, यानी कि 2πl k x² dx, और x का लिमिट डालना है कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर के r तक, क्योंकि हमें 0 से r तक का चाहिए।
आर तक का चाहिए गॉसियन सरफेस के अंदर, इसलिए ये हो जाएगा 2 पाई एल के तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और ये एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x³/3 दैट इज r³/3, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे डालेंगे हम लोग 2 पाई के एल और r³/3 ये डालेंगे, और इससे मिल जाएगा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू इधर इवेलुएट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो निकालना था ये E इंटू ds जब करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 2 पाई ds जब सारा सरफेस एरिया गॉसियन सरफेस का लिखेंगे तो वो लिखेंगे 2 पाई r इंटू एल, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। 2 पाई r इंटू एल टोटल सरफेस एरिया हो गया, इज इक्वल टू ये मिल गया हमें 1/ε0 टाइम्स 2 पाई के एल / 3 r³। ठीक है, और इस तरह से एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, एक r से देखो एक r कैंसिल हो जाएगा, और प्रोपोर्शनैलिटी की बात करेंगे तो E हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²।